जैसा कि आप जानते ही हैं, किसी की शारीरिक बनावट का उपहास करना अनुचित होता है। मोटापा कई मामलों में घातक है तो कई मामलों में सहायक भी होता है। दूसरों पर तो कोई भी हंस देता है, सबसे कठिन होता है स्वयं पर हंसना। अपनी कमज़ोरियाँ को स्वयं स्वीकार कर लेने से कई बार अटपटी स्थिति से घिरने से बचा जा सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी विष्णु प्रभाकर जी की। कहानी का नाम है गाथा गजनंदन की, निधि स्टोरी बॉक्स में। यह कहानी तब की है जब गजनंदन लाल 16 वर्ष के थे। यथा नाम तथा गुण, यानी गोल मटोल हाथी के बच्चे थे। छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े कान, मोटे मोटे हाथ पैर, चलते वैसे ही झूम झूम कर, बातें भी वैसे ही बुद्धिमानी की करते और स्वभाव से इतने हंसमुख कि रोतों को भी हंसा देते। उन्हें एक दिन पता लगा कि स्कूल के लड़कों की एक टोली गोमुख की सैर करने जा रही है। गोमुख से गंगा जी निकलती हैं। वह गंगोत्री से भी 21 किलोमीटर आगे है। बस गजनंदन तुरंत प्रिंसिपल के पास हाजिर हो गए। बोले, सर मैं भी जाऊंगा। प्रिंसिपल साहब बोले, तुम पहाड़ पर चढ़ोगे? तुमसे तो अपना शरीर ही नहीं संभलता। गजनंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर शरीर अपनी फिक्र आप करेगा, हमें तो यह देखना है कि मेरे जाने से लाभ कितने होंगे। प्रिंसिपल अचरज से हंसे पूछा, क्या क्या लाभ होंगे बताओ तो ज़रा, तुम तो 5 आदमियों का राशन डकार जाओगे। गजनंदन ने बिना हिचके जवाब दिया, मुझे सर्दी भी तो कम लगेगी, ठंडी हवा को मेरी हड्डियों तक का जाने का रास्ता कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं सदा चुस्त रहूँगा। जब मेरे साथी थक जाएंगे, हिम्मत हार बैठेंगे, तब मैं उन्हें हंसा हंसा कर फिर से तरोताज़ा कर दूँगा। सर, मुझे देखकर उनकी हिम्मत लौट आएगी। मान लीजिए हमें कहीं रस्सा बांधने की ज़रूरत हुई और वहाँ चट्टान ना हुई, तो मेरे शरीर से यह काम बेखटके लिया जा सकता है। मैं अपने पैर बर्फ़ में गाड़ लूँगा। यह सुनते ही प्रिंसिपल ठहाका मारकर हंस पड़े। गजनंदन भी खूब हंसे, इतने की तोंद हिलने लगी। जरा शांति हुई तो बड़ी नम्रता से निवेदन किया, सर एक लाभ मेरा भी होगा, मेरा वज़न कुछ कम हो जाएगा। हाँ हाँ, यह तो हमने सोचा ही नहीं, तुम अवश्य जाओ। और इस प्रकार गजनंदन की पहाड़ पर चढ़ने की कहानी शुरू हुई। तैयारी पर तैयारी होने लगी। वह हो चुकी तो मंजिल दर मंजिल रेल, बस, जीप द्वारा यात्रा करते करते 7 लड़के, एक मास्टर जी और 2 सेवक एक दिन सांझ पड़े गंगोत्री में प्रकट हो गए। वहाँ दूर दूर तक आदमी का पता नहीं था। सब कहीं सन्नाटा छाया था। कहाँ दिल्ली की गहमा गहमी और कहाँ ये चुप्पी। तब एक स्वामी जी आ गए। वे वहीं रहते थे और वे ही उन्हें गोमुख ले जाने वाले थे। गजनंदन कूद कर चबूतरे पर आ गए। बोले, देखो देखो, यहाँ मेरे कितने साथी पहले से ही मौजूद हैं। सब चकित होकर बोले, तुम्हारे साथी कहाँ हैं वे? क्यों, ये पहाड़ जो है, बड़ा होकर मैं ऐसा ही तो लगूंगा, काला काला, भारी भरकम, भूद्राकार शरीरा। सब हंसे। बोले, तुमने अपने भाइयों को बहुत जल्दी पहचान लिया। बात आगे बढ़ती कि मास्टर साहब ने पुकार कर कहा, लड़कों जल्दी तैयार हो जाओ, हमें स्वामी जी के साथ साथ आगे बढ़ना है, नहीं तो मौसम खराब हो जाएगा। सबने कहा, बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी चट्टानें हैं। बोला शंकर ने कांपते हुए ऊपर देखा, कहा, एक भी गिर पड़ी तो? गजनंदन बोला, गिरेगी तो गिरेगी। स्वामी जी कहते हैं कि पहाड़ में ना तो सोचते हैं ना रुकते हैं, बस चलते हैं। हम रुक भी गए तो मीनार थोड़ा ही रुकेगी। तुम्हें डर लगता है तो जोर से हंसो, हंसने से डर दूर भाग जाता है। वह जोर जोर से हंसने लगा। हंसी तो छूत का रोग है। गजनंदन हंसा तो सभी हंस पड़े और हंसते हंसते उन भयानक रास्तों को ऐसे पार कर गए जैसे बतखें पानी में तैरती हैं। स्वामी जी ने खुश होकर गजनंदन का राशन दुगना कर दिया। स्वामी जी बताने लगे, गोमुख बर्फ़ के पहाड़ में बन गई गुफा को कहते हैं। इसी में से गंगा नदी तेजी से बहती हुई बाहर आती है और पहली बार सूरज की रोशनी से गले मिलती है। लेकिन वे लोग वहाँ नहीं रुके। स्वामी जी उन्हें तपोवन ले जाना चाहते थे। रास्ता कठिन था, पर साथ में गजनंदन हो तो कठिनाई पनाह मांगने लगती है। और फिर तपोवन तो है ही जादू का मैदान। इतनी ऊंचाई पर बर्फ़ से ढकी गगनचुंबी चोटियों के बीच एक अति सुंदर सुहावना हरी हरी घास का मैदान, तरह तरह के फूलों के सुंदर सुंदर पौधे, बीच बीच में कलकल करते गाते नाले झरने। गजनंदन तो सामान फेंक कर उस मैदान में दौड़ने लगे। अरे क्या करते हो, सांस तो फूल रही है, मरोगे। गजनंदन ने कहा, सर दौड़ने से खून भी शरीर में दौड़ता है, बैठ गए तो बर्फ़ की तरह जम जाएगा, हम शिला बन जाएंगे पहाड़ जैसे।
धीरे धीरे वे काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गए। चारों ओर आसमान को छूते पर्वत ऐसे खड़े थे जैसे ऋषि लोग ऊपर की ओर मुँह करके भगवान की स्तुति कर रहे हो। उनके साथ साथ बहुत से लोगों का काफिला भी था जो वहाँ घूमने आए थे। बहुत तरह की आवाज़ों का, हवाओं का और बर्फीली पहाड़ों का आनंद लेते हुए वे बढ़े चले जा रहे थे। गजनंद कहाँ मानने वाले थे, स्वामी जी से पूछ ही बैठे। हमारे बड़े बड़े कवि यहाँ अवश्य आए होंगे। स्वामी जी ने कहा, क्यों, तुम्हें कैसे पता लगा? गजनंदन ने बड़े शांत भाव से कहा, नहीं आते तो महाकवि इकबाल कैसे लिखते? पर्वत वह सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वह संतरी हमारा, वह पासबां हमारा। और रविंद्रनाथ कैसे गाते? अंबर चुंबित भाल हिमालय, शुभ्र तुषार किरीटनी। गजनंदन की बातें सुनकर सबकी थकान दूर हो गई। जब वे सब अपना राष्ट्र ध्वज वहाँ गाड़ रहे थे, वह बराबर सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन और वंदे मातरम गाते रहे। यहीं से वे लौट पड़े क्योंकि रात दूर नहीं थी, उतराही थी, उत्साह था, लड़के दौड़ने लगे और उनमें गजनंदन सबसे आगे था। तभी तुषार ने कहा, डाक बंगले में मास्टर जी हमारी राह देख रहे होंगे। गजनंदन ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, यहाँ से 5 किलोमीटर ही तो है। मैं अभी देसी टेलीफोन से बात करता हूँ। और उनके देखते देखते गंगा के किनारे गया, डाक बंगले की ओर मुँह किया और जोर से बोला, मास्टर जी, मैं गजनंदन हाथी का बच्चा गोमुख से बोल रहा हूँ। हम आज नहीं आ रहे, कल सवेरे आएंगे, सब ठीक है। एक क्षण बाद उधर से हल्की सी आवाज़ गूंजी, ठीक है, सुन लिया। उसके बाद वे फिर आग के चारों ओर बैठे। खाना तैयार हो चुका था। गजनंदन उनको कहानियाँ सुनाता रहा, पैरोडी सुनाता रहा, हंसता रहा। उसने यह प्रमाणित कर दिया कि मोटे लोग खुश दिल ही नहीं होते, दिलेर भी होते हैं, दिमाग वाले भी होते हैं। शानदार कहानी, ये विष्णु प्रभाकर जी की ज़बरदस्त कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।